तो आज हम एमसीक्यू डिस्कशन करने जा रहे हैं पीएमसी एमडी कैट 2021 की। अगर तो आपने अभी तक इस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर जाके इस टेस्ट को सॉल्व करें। अगर तो आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, वरना अगर आपने साइन अप किया तो यू कैन सिंपली लॉग इन। एट जीरो केल्विन विच प्रॉपर्टी ऑफ द गैस विल बी ज़ीरो। तो हमसे वो कह रहा है कि ज़ीरो केल्विन पे गैस की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ज़ीरो होगी। तो अगर हम ऑप्शन डी को देखें, यहाँ पे डेंसिटी को वो किसी ने इसको ये मार्क किया था डेंसिटी। डेंसिटी इसका आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है m/v। तो एट ज़ीरो केल्विन हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्लोज टू ज़ीरो या नेग्लिजिबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस केस में इनफाइनाइट हो जाएगी, ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। तो डेल्टा तो इसका बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है अल्फा, काइनेटिक एनर्जी। वो क्यों बनता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास टेम्परेचर होता है इन इटसेल्फ, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विद इन अ गैस। तो हमारे पास अगर टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वही सीज कर जाएगी। तो हमारे पास इसलिए इसका करेक्ट आंसर बनता था अल्फा। रिपल टैंक इज़ यूज टू स्टडी द फीचर्स ऑफ। तो रिपल टैंक्स हम किस चीज़ के फीचर स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं? वो हम वेव्स के फीचर स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। विच वन इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन सा बेस्ड इनमें से लॉ है? तो हम बारी बारी सबको देख लेते हैं। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? ओम्स लॉ हमें बताता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, ठीक हो गया। उसके बाद लेंज लॉ वो हमें क्या बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने का कॉज है उस पे जो चार्जेस पे जो फोर्स लगती है वो उसको अपोज कर रही होती है, ठीक है। तो वो हमें ये चीज़ बताता है, यानी कि वो एक मोशन को अपोज कर रही है, और मोशन इन इट सेल्फ क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है। और उसके बाद फैराडेज लॉ जो है हमारे पास वो हमें रिलेशन बताता है कि एक कॉयल में से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उससे क्या पोटेंशियल इंड्यूस होगा। और कुलम्स लॉ हमें फोर्स का रिलेशन बताता है चार्जेस के साथ और डिस्टेंस बिटवीन दैम के साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंस लॉ है वो हमें बेसिकली बता रहा है कि मोशन जितना जितना मोशन होगा उतना ही अपोज करेगा विद सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आता है यहाँ पे? लेंस लॉ उसकी बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। वर्क हैज़ यूनिट्स। तो वर्क के यूनिट्स हमारे पास क्या, हम बारी बारी देख लेते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जॉल्स वर्क के यूनिट होते हैं, लेकिन हम इसी के साथ इसको मार्क नहीं करें, हम बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। वॉट हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है? वॉट हमारे पास पावर का यूनिट होता है, ठीक हो गया। अगला ऑप्शन हमारे पास किलो वॉट आर, यानी कि किलो वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। बीटा गलत हो गया, ये हमारे पास पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम है बेसिकली, और ये हमारे पास क्या होता है? वर्क के ही इक्वल होता है। तो ये आंसर भी करेक्ट है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मिलता है बोथ ए एंड सी डेल्टा। टोटल क्वार्क्स आर। अब ये एमसीक्यू जो था ये मेरी नज़र में आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर बनता है बीटा। 6 क्वार्क्स होते हैं हमारे पास टोटल, ठीक है। हमारे पास अप डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो टॉप बॉटम होता है, फिर हमारे पास स्ट्रेंज और चार्म होता है, ठीक होगी। ये हमारे पास टोटल 6 कोर्स होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स था, तो आप लोग जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि तरीका आई हैव डिस्कस्ड अर्ली ऑन। अगर अभी तक आपको उस तरीके का नहीं पता तो आप यहाँ पे वीडियो क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं कि आपने पीएमसी अगर एमसीक्यूज आउट ऑफ द सिलेबस दे रहा है तो उसको किस तरह से रिपोर्ट करना है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू। तो कंडक्टिविटी हमारे पास रेसिप्रोकल किस चीज़ की होती है? तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कंडक्टिविटी हमारे पास कहाँ पे आती है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की याद करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल होती है रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज़ है वो रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टिविटी का वो हमें एक और रिलेशन बताता है कि रेजिस्टिविटी इक्वल होती है इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी के, ठीक हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है? कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे चार्ली करेक्ट आंसर बनता है। अ मूविंग बॉडी टेंड्स टू हैव। अब यहाँ पे चूंकि ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर मेमोरीज, तो वो अक्सर या तो ऑप्शंस मिस आउट कर रहे हैं, या तो पीएमसी ने अगर एग्जैक्ट यही ऑप्शन दिए थे तो वो ऑप्शंस भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये ऑप्शंस ठीक थे या नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता ये क्वेश्चन पीएमसी के ही टेस्ट में आए थे या नहीं, क्योंकि बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स मेमोरीज हैं, ठीक है, उनकी गवाहियाँ आप कह सकते हो। तो खैर इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें एक मसला था, अब मूविंग बॉडी नीड्स टू हैव। अब बहुत से लोगों ने इसका आंसर अल्फा लगाया था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, मूविंग बॉडी की वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो होगी। इस स्टेटमेंट का यह मतलब है। और दूसरी स्टेटमेंट यह है कि इसका मैस भी नॉन जीरो होगा। अगर तो पॉइंट पॉइंट बॉडी होती है, ठीक है, पॉइंट मैस होता तो उसका जो मैस है हम जीरो कह सकते हैं, लेकिन पॉइंट मैस की यहाँ पे बात नहीं। तो ये दोनों क्वांटिटी जीरो नहीं है। तो अगर हम अल्फा देखें तो अल्फा हमारे पास क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास नॉन जीरो होगा।
जो हमारे पास बीटा ऑप्शन है, यहाँ पे हम हाइट ज़ीरो कर सकते हैं, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास ज़ीरो हो सकता है, अल्फ़ा हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा। उसके बाद चार्ली भी हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है। मोमेंटम भी इसी तरह एम वी होता है तो वो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा। तो इसलिए मैंने फिफ्थ ऑप्शन ऐड किया, ए सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन हियर। अ मैस इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। अब वो हमें कह रहे हैं कि एक मैस है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब लोगों ने इसको कंफ्यूज किया है लीनियर के साथ और उन्होंने चार्ली मार्क किया जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। मैं समझाता हूँ क्या। बेसिकली अगर हम इसकी वी टी डायग्राम देखें तो हमारे पास जो इसका मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये लीनियरली अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करिए। अगर हम इसका एटी ग्राफ देखें तो एटी ग्राफ में हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं। एक ग्राफ होता है लीनियर ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। अब बहुत से लोगों ने इससे कंफ्यूज करके इसको चार्ली मार किया, जबकि यूनिफॉर्म जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। लीनियर ग्राफ का ही ये एक स्पेसिफिक केस होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट है, नॉन चेंजिंग है। इसका मतलब है जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वो ज़ीरो भी नहीं है। अगर ज़ीरो होती तो हमारे पास जो एक्सलेशन होनी थी वो ज़ीरो, वो हमारे पास ज़ीरो होती, ठीक है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होती, जो कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर इसलिए बनता है बीटा। विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस विद द नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम चेंज होने से जो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं होती। हमारे पास है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। अब हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ कि स्नेल्स लॉ हमारे पास बेसिकली कहाँ से आया था, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है जो कि पॉइंट ए पे है और उसने पॉइंट बी पे जाना है, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि ये रेत पे खड़ा है और बीच में एक रोड है, ठीक है। अब हमें पता है कि रेत पे आम स्पीड जो है एक बंदे की भागने की कम होती है, वो अपनी जितनी मर्जी सलाहियत इस्तेमाल करे, और रोड पे वो तेज़ भाग सकता है। तो वो कौन सा पाथ होगा जो कि फास्टेस्ट ए टू बी होगा? शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ तो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन फास्टेस्ट पाथ क्या होगा? वो कुछ इस तरह से होगा कि वो जो स्लो जहाँ पे उसकी स्पीड है उससे वो जल्दी से निकलेगा और वो फास्ट ट्रैक पे जल्दी से आके ज़्यादा डिस्टेंस फास्ट ट्रैक पे तय करना चाहेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इनका एंगल क्या होगा? बेसिकली ये डिसाइड कर रहा था कि ये लाइन इस तरह से होगी या कितनी कर्व्ड होगी, ठीक है। तो ये एंगल्स इसको डिसाइड कर रहा था। तो यहीं से हमारे पास स्नेल्स लॉ होता है कि इन दोनों एंगल्स के साइन की वैल्यू इक्वल होती है वेलोसिटीज़ की रेशो के। स्नेल्स लॉ बेसिकली आपके पास यहीं से ड्राइव होता है। तो जो आपके पास लाइट डिफ्रैक्ट होती है, डायफ्रैक्ट होती है, वो भी इसी वजह से होती है कि जो उसकी जो स्पीड है विद इन अ मीडियम वो चेंज हो रही होती है, ठीक हो गया। तो स्पीड तो हमारे पास चेंज हो रही है, वो तो हमें पता चल गया। अब हमें पता है कि रिलेशन होता है वेव्स, क्योंकि वेव नेचर है तो रिलेशन होता है इसका एफ इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा, ठीक है। हमारे पास वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वो मैं समझाता हूँ कैसे। अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास वेवलेंथ भी चेंज होगी। अब इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है वो आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है ना, तो उसके चेंज होने से हमारे पास वेवलेंथ चेंज होगी, और अगर हमारे पास वेवलेंथ चेंज हो रही है तो उसके चेंज होने से हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। लेकिन अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके चेंज होने से सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो वो बेसिकली यही यहाँ पे भी वो यही पूछ रहा था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में वो वेव्स के क्वेश्चन में अक्सर आपको कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी 4n हो रही है तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो बहुत से लोग उसको भी जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं और 4 भी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेलोसिटी नहीं बढ़ती, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच हैविंग अ कैपेसिटेंस c, तो हमारे पास n कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस c, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो उनकी इक्विवेलेंट मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस की आपस में रेशो क्या होगी, ठीक हो गया। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हमने निकालना है सी मैक्स बाय सी मिनिमम। अब ये दोनों क्या होते हैं? तो बेसिकली कैपेसिटर्स को भी हम सीरीज और पैरेलल में आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम रेजिस्टर्स को करते हैं। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट। रेजिस्टर्स के केस में हम जो है हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होती है, ठीक है। जबकि इस केस में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस होती है वो सीरीज में कैपेसिटर्स उस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, यानी कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होल रेज़ टू पावर -1। और इस तरह पैरेलल में रेजिस्टर्स का उल्टा केस होता है कि C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक हो गया। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है? जो हमारे पास पैरेलल है वो मैक्सिमम है, जो हमारे पास सीरीज़ में आती है वो मिनिमम होती है। तो बेसिकली यही वो हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो हम सी मैक्स और सी मिनिमम n नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स के लिए निकाल लेंगे। तो सी मैक्स हमारे पास क्या होगा?
कैपेसिटेंस सबकी सेम है और एन कैपेसिटर्स है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम सी होगी वो क्या होगी, एन सी। और हमारे पास मिनिमम क्या होगी, मिनिमम हमारे पास होगी एन बाई सी। ठीक है, एन बाई सी कैसे, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सी, अगर यहाँ पे मैं इस केस में सारी वैल्यू सी कर दूँ तो ये 3/c हो जाएगी, क्योंकि 3 कैपेसिटर्स हैं। तो अगर इस तरह एन कैपेसिटर्स होंगे तो वो एन बाई सी होगा, होल रेज़ टू पावर -1, और ये हमारे पास सी बाई एन हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सी मैक्स बाय सी मिनिमम करना है, यानी कि इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो एन सी मल्टीप्लाई बाय, क्यों डिवाइड कर रहे हैं तो अगर मैं इसको फ्लिप करके इधर लिख दूँ तो मैं मल्टीप्लाई बाय लिख सकता हूँ। तो ये मैंने बेसिकली सी बाय एन को एन बाय सी कर दिया। अब यहाँ पे सी सी से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एन स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारे पास बीटा में मौजूद है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड कंपेयर टू द एक्सलेशन 0 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेसिकली एनर्जी जो है वो एक्सलरेट नहीं करती। ठीक है, एनर्जी, एक बॉडी मूव कर रही है तो वो एक काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। ठीक है, उसकी एक काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अगर उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज ऐड हो जाए तो वो एक्सलरेट करेगी। तो बेसिकली हमने ये चेंज इसके केस में और इसके केस में इन दोनों की रेशोज बतानी है, वो भी मैं समझाता हूँ कि वो बेसिकली क्या क्या रहा है। तो हमने बेसिकली चेंज इन एनर्जी बताना है, उसकी रेशोज बतानी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसने ऑप्शन भी इस तरह दिए गया है कि जो पहला केस है उसका 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या सेम या क्या रहेगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली K1 यानी काइनेटिक एनर्जी 1 से जब 2 में गया तो कुछ चेंज उसमें ऐड हुआ तो वो 2 में गया, तो हमने वो चेंज और इसी तरह इस केस में भी जो चेंज है उन दोनों की आपस में रेशोज बतानी है। ठीक है, यानी कि चेंज इन K1 एंड चेंज इन K2 हमने बताना है। ठीक है, तो हमारे पास K1 चेंज क्या आ गया, 1/2 m मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, और इसी तरह नीचे फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या रहेगा, 300 डिवाइड बाय 100। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स। ठीक हो गया। हाफ वेव रेक्टिफायर हैज़ डायोड्स। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड्स होते हैं हमारे पास, एक डायोड होता है उस केस में हमारे पास। ठीक हो गया, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। The kinetic energy of a body is 1000 joule. If momentum is decreased by 50%, then the kinetic energy of the body becomes। अब बहुत से लोग स्टूडेंट्स अक्सर ने मेरे से ये सवाल पूछा और रट्टा लगाया था एक चीज़ का। अब वो चीज़ क्या थी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो बताता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जबकि वो यहाँ पे चेंज नहीं, वो यहाँ पे उसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। ठीक है, कि क्वेश्चन का तरीका समझो, उसका रट्टा ना लगाओ यार काइंडली। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1000 जॉल थी और मोमेंटम डिक्रीज हुआ 50%। तो अब हमने एक रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, जो कि हमें रिलेट करेगा काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ। ठीक है, अब वो हम किस तरह से ड्राइव करेंगे, हम जो है काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं 1/2 mv²। ठीक है, यही होती है हमारे पास। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, हमसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, होल स्क्वायर हो गया, नीचे हम डिवाइड हो गया। अब इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ p के साथ, तो मैंने वही किया, मैंने 1/2 m मल्टीप्लाई बाई पी स्क्वायर कर दिया। और अब यहाँ पे अगर हम देखें, उसने हमें क्या है कि जो उसका मैस है, ठीक है, वो हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि सेम बॉडी है। ठीक है, दो बॉडीज़ की बात नहीं है, बॉडी सेम है तो उसका मैस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास मोमेंटम के। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक लोगों ने कुछ गलती की होगी, जहाँ पे वो स्टक कर गए होंगे, वो गलती भी मैं एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसकी गलती है, उन्होंने ये की कि उन्होंने इस रिलेशन से यहाँ पे एक वी बाहर निकाल लिया, उन्होंने मोमेंटम बनाना था तो उन्होंने रिलेशन यहाँ पे बना लिया 1/2 PV। अब ये रिलेशन यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप इस टर्म को कांस्टेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर मोमेंटम में चेंज आ रहा है सेम बॉडी, तो वो कौन सा फैक्टर है जो चेंज हो रहा है, मैस चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशन गलत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैस जो है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी लाते हैं ना, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो जो चीज़ें हमने ख़त्म की हैं वो सारी कांस्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम ख़त्म कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी ला रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं कि एम कांस्टेंट है, जो कि वाकई ही में है। तो खैर हमारा रिलेशन बन गया। अब हम सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी उसमें चेंज प्लस हो रहा है, तो हमारे केस में वो 50% कम हो रही है, यानी कि 1/2 कम हो रही है। तो हमारे पास न्यू पोटेंशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, 1/2 P। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हम यही वाला फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं, ये था। अब हम चेंज इन जो न्यू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो निकाल लेंगे। तो हमने सिंपली इस P की जगह पे वैल्यू पुट कर दी P/2 की, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरी टर्म जो है हमारे पास, वो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही तो है, यानी कि के ई। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं के ई डिवाइड बाय 4, यानी कि जो हमारे पास न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी को 4 पे डिवाइड करने से हमें मिलेगी। तो हम प्रीवियस जो कि 1000 थी उसको 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, चार्ली, यानी कि 250 जूल। द रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आता है, वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, रटा बेस क्वेश्चन था, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। ठीक हो गया। ये आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, जो आपके पास सी है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक हो गया। A light body A and a heavier body B have equal kinetic energies. Then वो कह रहा है कि देन उसके मोमेंटम्स का आपस में क्या रिलेशन। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्ट तरीका, एक लंबा तरीका। मैं लंबा तरीका करूँगा। लंबा तरीका क्या, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, m1 जो है वो लेस देन m2 है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जीज m ke1 इक्वल है ke2 के। अब मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को अपनी तरफ से एक वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, m1 को मैंने 5 kg कर दिया, m2 को मैंने 10 kg कर दिया और काइनेटिक एनर्जी को मैंने 100 जॉल कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ से निकालूंगा वेलोसिटीज़। ठीक है, इसलिए उनका मैस डिफरेंट है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनकी वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट होंगी। अब मैं वेलोसिटीज़ क्यों निकाल रहा हूँ, मेरे पास दोनों की वेलोसिटीज़ आ रही तो दोनों का मोमेंटम भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज सपोज की और मैंने v1 निकाला तो मेरे पास v1 क्या आएगा, उन जो वैल्यूज़ मैंने अपनी तरफ से सपोज की तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 6 आ जाएगा। और v2 मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4। अब मेरे पास v1 v2 आ गया, m1 m2 भी मैंने अपनी तरफ से सपोज किया था। तो मैं अगर p1 लूँ तो वो मेरे पास 30 और p2 मेरे पास 40 आता है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो 1 का मोमेंटम है वो कम होगा, b का मोमेंटम ज़्यादा होगा, यानी कि बीटा इसका करेक्ट आंसर है। अब एक और अप्रोच हमारे पास क्या हो सकती थी, एक और अप्रोच हमारे पास ये हो सकती है, हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं के ई इक्वल्स टू 1/2 mv²। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमने ये करना है, हमने मोमेंटम का रिलेशन बनाना है मैस के साथ। ठीक है, अब हमारे पास इस रिलेशन से हमने बेसिकली निकालना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों के केसेस में सेम है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इसको 1/2 और सिंपली वही हमने किया कि p²/m। अब ये बेसिकली कैसे है, मैंने m से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये रिलेशन बन गया के ई। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो मेरे पास मोमेंटम है उसका स्क्वायर, और उस तरफ मैं ले गया जी 2ke, और जो मैस है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये टर्म है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी मेरे पास कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों मेरे पास कांस्टेंट है क्योंकि उसने बताया कि चेंज नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, यानी कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ m के। तो बेसिकली जिसका m ज़्यादा, मैस ज़्यादा होगा, उसका मेरे पास मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अगर तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो यहाँ से भी हमारे पास जो है बीटा इसका आंसर बन जाता है। इफ़ यू डिवाइड 30 बाय हाफ देन एट 10 व्हाट डू वी गेट। अब ये एक क्रिटिकल थिंकिंग का आपका क्वेश्चन था कैसा, और उसको बहुत से लोगों ने अल्फ़ा मार्क किया। वो अल्फ़ा को कैसे अप्रोच किया वो भी मैं समझाता हूँ कैसे किया। बेसिकली वो कह रहा है कि 30 को डिवाइड करना है हाफ के साथ। हाफ से मुराद है उसको उसको डिवाइड करना है 0.5 या 1/2 के साथ और प्लस कर दें 10। बहुत से लोगों ने इस हाफ को क्या समझा है, उन लोगों ने कहा कि बाय इट्स हाफ। अगर इट्स हाफ कहता तो हम इसको डिवाइड करते यानी कि 15 के साथ, यानी कि 30/2 के साथ, जो कि नहीं कहा उसने इस केस में। तो अगर वो आप इस तरह से करो तो आपके पास ये 2 बनता है, 2 + 10 आपके पास 12 बन जाता है, जो कि गलत है। ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर हम ऊपर वाले केस को लेकर चलें तो हमारे पास क्या आता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लाएं तो इसको उल्टा कर देंगे, +10 तो हमारे पास ये 70 आता है, जो कि जो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है उसमें मौजूद है। वर्क डन इज मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज। हमारे पास वर्क डन किस केस में मैक्सिमम होता है, जब हमारे पास थीटा एंगल जो है वो 0 हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आप यहाँ से भी देख सकते हो वर्क इक्वल होता है FD कॉज ऑफ थीटा। हमारे पास ये फैक्टर जो है ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है, और वो कब आती है, जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल होता है। वेव्स विच डील्स विद पार्टिकल ऑफ मैटर्स, तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। बेसिकली साउंड भी आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और वो पार्टिकल्स की प्रोपोगेशन यानी कि उनकी वाइब्रेशन के थ्रू वो प्रोपोगेट कर रही है। वो हमारे पास बीटा इसका करेक्ट आंसर है। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज 10 km/h। इफ इट्स मास इज डबल देन
द स्पीड बिकम्स। अब बहुत से लोगों ने इसको क्या किया, उन्होंने इसको मार किया डेल्टा, वो भी मैं समझाता हूँ कि 5 किलोमीटर उन्होंने कैसे मार किया। बेसिकली वो हमसे न्यू स्पीड मांग रहा है। अब उन्होंने ये कैसे किया, उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएं, एम वी अगर हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास मैस डबल हो रहा है तो वेलोसिटी हाफ होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो मैस किस तरह से उससे अलग हुआ, किस तरह से ऐड हुआ या किस तरह से उससे निकला, उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया। उसने कहा कि सिंपली मैस डबल हो गया, ठीक है। तो एक मूविंग ट्रॉली है, ठीक है, अगर आप उसका अचानक से मैस बढ़ा दें, ठीक है, अचानक उसके ऊपर कोई वेट रख दें, तो वो जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है वो उसी वेलोसिटी के साथ ही जाएगा, उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो मैस किस तरह से उस सिस्टम से गया या उस सिस्टम में आया, ठीक है, जो कि उसने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। अगर वो किया होता तो इसका ऑप्शन कुछ और हो सकता था। बहरहाल गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। Stress string of length 2 मीटर vibrates in 4 segments. Distance between the consecutive nodes is। अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। आपके पास फार्मूला है डायरेक्टली उसमें वैल्यूज़ प्लग इन करो, उससे भी हो जाता है। एक दूसरा कॉन्सेप्चुअल तरीका भी है, वो हम दोनों तरीके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो स्नैरियो है, हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये 4 सेगमेंट्स में वाइब्रेट हो रही है, यानी कि ये टोटल 4 सेगमेंट्स हो गए हमारे पास। तो अब इस वेव की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, हमारे पास टोटल लेंथ 2 मीटर है। अब वेवलेंथ हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक वेवलेंथ होगी, तो ये हमारे पास हाफ द डिस्टेंस है, यानी कि 1 मीटर। अब हमारे पास वेवलेंथ आ गई 1 मीटर, और हमें पता है कि जो कंजेक्टिव नोड्स का जो डिस्टेंस होता है वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि वो हमारे पास वेवलेंथ का भी हाफ है, यानी कि 0.5 मीटर है, ठीक है। और वो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि वो वेवलेंथ का हाफ होता है बिटवीन 2 कंजेक्टिव नोड्स या 2 कंजेक्टिव एंटी नोड्स, ठीक हो गया। तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। फिर आप डायरेक्टली फार्मूले में प्लग इन करके भी वेवलेंथ निकाल सकते हो। फार्मूला हमारे पास कहता है 2/n मल्टीप्लाई बाय एल, तो आप उसमें वैल्यूज़ प्लग इन करो तो उससे भी आपके पास 1 मीटर वेवलेंथ आ जाएगी। तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर हुआ। If wheel of aeroplane rotates in anti-clockwise direction, then the direction of angular acceleration is। तो वो इस क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, ठीक है। इस केस में तो इसका आंसर बनता है नन, ठीक है, क्योंकि हमें इनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन है। अब क्या चीज़ हमें नहीं पता, बेसिकली उसने यहाँ पे ये बताया होगा कि जो प्लेन लैंड कर रहा है उसकी जो लैंडिंग स्ट्रिप है उसकी डायरेक्शन वो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है। उसने ये डायरेक्शन स्पेसिफाई की होगी, तभी आप बता सकते हो साउथ ईस्ट वेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करेंगे लैंडिंग स्ट्रिप जो है हमारे पास साउथ से नॉर्थ है, ठीक है, और मैं ईस्ट पे खड़ा होके ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास व्हील है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और मैं राइट हैंड रूल लगाऊं, तो जो मेरे पास जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सलेशन दोनों आउट ऑफ द प्लेन आएंगी, ठीक है। तो आउट ऑफ द प्लेन आएंगी तो मैं ईस्ट की डायरेक्शन यानी कि डेल्टा था उस केस में, लेकिन उसने हमें ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं की डायरेक्शन ऑफ द लैंडिंग स्ट्रिप, तो इस केस में हम इसलिए इसे नन कह रहे हैं। विच वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा है एक्स रेज वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो डेल्टा है गामा रेज वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अलबत्ता अल्फ़ा और बीटा हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह बीटा पार्टिकल हमारे पास पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे हमारे पास, ए और डेल्टा जो हैं वो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो हमारे पास जो ई ऑप्शन है वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन बनता है। ऐसे यूनिट ऑफ प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आपको एग्जैक्टली याद हो, अगर याद नहीं है तो आप उसे डिराइव या खुद से निकाल भी सकते हो, ठीक है। अगर एक चीज़ याद नहीं है तो घबराना नहीं है, वो देखो कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहाँ पे आती है, कुलम्स लॉ में, ठीक है। कुलम्स लॉ में अगर आपको याद हो तो F=1/4π मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय R² होता है। अब सिंपली हमें क्या चाहिए, हमें प्रिमिटिविटी इसके यूनिट्स चाहिए, तो हम रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को इसके लिए, और सिंपली हम सबके यूनिट्स पुट कर देंगे। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और चार्जेस का कुलम होता है, और डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे ही है यहाँ तक, ठीक है। अब सिंपली मैं इनको कंबाइन करके लिख दूंगा, तो C² डिवाइड बाय NM²। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास बीटा में भी मौजूद है और चार्ली में भी, आई गेस वही ऑप्शन है। तो इन दोनों में से जो भी मार्क किया आपने वो ठीक है, ठीक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।